नमस्कार. सर्वांना हार्दिक नमस्कार. विदर्भ अर्बन बँक्स कोऑपरेटिव्ह असोसिएशन नागपूरतर्फे मान्यवर सर्व सभासद प्रतिनिधी या ऑनलाईन कार्यशाळेत स्वागत आहे. असोसिएशनचे संचालक मंडळाचे पदाधिकारी श्री रवींद्र दुरकर अध्यक्ष, तज्ज्ञ संचालक श्री संजय भेंडे, सचिव श्री तुषारकांती डबलेजी व सहसचिव श्री सुभाष देवळकर. सुभाषजी देवळकर जरा थोडा उशिरा येणार आहे. यांची उपस्थिती आहे. त्यांचे सहर्ष स्वागत. या फायलिंग ऑफ जीएसटी अॅन्युअल रिटर्न्स ऑनलाईन कार्यशाळेत वक्ता म्हणून चार्टर्ड अकाउंटंट श्री प्रीतमजी बत्रा यांनी आमचे असोसिएशन तर्फे स्वीकृती दिली आहे. त्यांचे स्वागत आहे. त्यांचा अल्प परिचय मी करून देत आहे. मागील 19 वर्षापासून प्रॅक्टिसिंग सीए म्हणून कार्यरत आहेत. ते बत्रा अँड बत्रा फर्मचे फाउंडर पार्टनर आहेत. त्यांचे व्यावसायिक तसेच सामाजिक संस्थेची असोसिएशन आहे. त्यापैकीच जीएसटी प्रॅक्टिशनर्स ऑफ महाराष्ट्र गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स बार नागपूर, तसेच नागपूर विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स, तसेच जीएसटी फॅकल्टी म्हणून ICAI मुंबई, महाराष्ट्र स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट, गेस्ट जीएसटी फॅकल्टी, सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट, वेगवेगळ्या मासिकांमध्ये व वृत्तपत्रांमध्ये त्यांचे लेखक म्हणून योगदान आहेच. विविध व्यावसायिक क्षेत्राशी संबंधित आहेत. आपल्या असोसिएशनचे अध्यक्ष यांना विनंती की त्यांनी आज आपल्याला लाभलेले वक्ते श्री प्रीतम बत्राजी यांचे पुष्पगुच्छ व भेटवस्तू देऊन स्वागत करावे व त्यानंतर कार्यशाळेला प्रारंभ झाल्याचे घोषित करावे. मी अध्यक्षांना विनंती करतो की त्यांनी कार्यशाळेचे प्रारंभ झाल्याचे घोषित करावे. विदर्भ अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन यांच्या माध्यमातून विदर्भातल्या सर्व नागरी सहकारी बँकेला जीएसटी संदर्भामध्ये आणि त्याचं जीएसटीचं रिटर्न भरण्याच्या संदर्भामध्ये माननीय प्रीतमजी बत्रा साहेब यांना आपण आज इथे गेस्ट म्हणून बोलावलेलं आहे. बत्राजींचा जीएसटीच्या संदर्भामध्ये असलेला अनुभव, विविध क्षेत्रामध्ये त्यांनी केलेलं काम हे बघता जीएसटीच्या संदर्भामध्ये, रिटर्न भरण्याच्या संदर्भामध्ये बऱ्याचशा बँकांना रिटर्नचं कसं भरलं पाहिजे, विशेषतः छोट्या बँकांना सुद्धा रिटर्न कसे भरले पाहिजे या संदर्भामध्ये अत्यंत उपयुक्त असं मार्गदर्शन श्री बत्रा साहेब आपणाला करणार आहे. मी आपल्या सर्वांतर्फे, विदर्भात सर्व नागरी सहकारी बँकेतर्फे, माझ्यातर्फे सचिव महोदय श्री तुषारकांती डबले साहेबांच्या मध्ये आणि माननीय संजय भेंडे साहेबांतर्फे आपल्या सर्वांचं इथे स्वागत करतो आणि या कार्यक्रमाला श्री बत्रा साहेबांनी सुरुवात करावी अशी त्यांना मी आग्रहाची विनंती करतो. धन्यवाद. क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? तो आप सिर्फ आपके अंगूठा दिखा दीजिए सर. यस, थैंक यू फ्रेंड्स. मैं आभारी हूं आपकी संस्था का, ऑल बैंकर्स एसोसिएशंस का, जिसमें आप लोगों ने एक महत्वपूर्ण विषय पे अपना महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए ऐसा समझा और अपने आप को एक अपडेट करना, अदर देन रेगुलर एक्टिविटी, नॉलेज को अपडेट करना एसोसिएशन की तरफ से बहुत अच्छा कर्तव्य हुआ है. इसके लिए मैं आभारी हूं आप सभी का. आपने मुझे मौका दिया. जो विषय आज मुझे दिया गया है वो दिया गया है GSTR 9 एनुअल रिटर्न. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी स्क्रीन शेयर कर दिया जाए. स्क्रीन शेयर कर देंगे, हम लोग बातें करेंगे सब लोग. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ GSTR 9 एनुअल रिटर्न.
Hope the screen is visible to all. Hello, screen is visible to all. अंगूठा दिखा दीजिए सर एक आध जगह। स्क्रीन दिख रही है आपको? हेलो, आर यू एबल टू hear? स्क्रीन दिख रही है कि आपको? सिर्फ एक जन यस कर दीजिए सर, दैट विल बी गुड टू मी। आई होप इट्स वर्किंग देयर। मित्रों, हम लोग कोई भी संस्कार करते हैं या कोई भी एक अच्छा कार्य शुरू करते हैं तो एक प्रार्थना करके अवश्य करते हैं। उसी प्रार्थना को मैं यहाँ पे बोलूंगा। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू हियर, डू नॉट नीड टू कॉपी, और ऐसा कोई विशेष बंधन नहीं है। मैं मेरा सेशन हमेशा इस प्रेयर से शुरू करता हूं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति 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 ही। मित्रों, इस प्रार्थना का अर्थ बड़ा सिंपल और सादा है। भगवान देव मुझे और मेरे यहाँ सभी साथियों को एक अच्छी बुद्धि दे, अच्छा निर्माण करे, हमारा रक्षण करे। यहाँ पे विद्या का दान हो। मैं बड़ा नहीं, आप छोटे नहीं, सब एक है। हम में कुछ दुर्भाव निर्माण ना हो, घमंड निर्माण ना हो, और एक विद्या का दान हो और विश्व में शांति का निर्माण हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं आज का सेशन चालू कर रहा हूं। एक विषय मित्रों मैं अभी और बताना चाहूंगा कि आज जो विषय मैं कवर कर रहा हूं ये अभी तक का आया हुआ जीएसटी लॉ और मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। हो सकता है मैं जब यहां बैठा हूं तब उतनी देर में कुछ जीएसटी का कानून बदल जाए। इतने ज्यादा नोटिफिकेशन, सर्कुलर, इंटरप्रिटेशन आ चुके हैं कि जिनको समझ पाना और आपको भी समझ पाना काफी फर्क होता है। जो चीज हमने पहले सीखी थी वो आज नहीं है, जो आज सीख रही है वो कल होगी कि नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा अपने बारे में कि जो विषय आज मैं कवर कर रहा हूँ आज तक का आया हुआ जीएसटी का लॉ, नॉलेज और मेरी अंडरस्टैंडिंग है। इसमें हो सकता है कहीं माइन्यूट फर्क आए, आई मे डिफर विद समथिंग एल्स, बट हमें एक जानकारी विषय को कितना समझा गया है उसके लिए क्या किताबी ग्राउंड्स है वो विषय पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जो विषय मुझे आज दिया गया है जीएसटीआर 9। जीएसटीआर 9 यानी एक एनुअल रिटर्न्स। हमारे यहाँ जैसे होता है ना कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो हर महीने एक कोई क्लास के टेस्ट देते हैं, फिर फर्स्ट टर्म देते हैं, फिर ये एग्जाम देते हैं, फिर वो एग्जाम देते हैं। लेकिन रिजल्ट किसका मायना होता है? फाइनल। बच्चा फाइनल में पास हुआ कि फेल हुआ, उसको फाइनल में कितने नंबर। भूल चूक लेना देना कब खत्म होता है? एनुअल रिटर्न। तो वैसा ही इस जीएसटी का कानून है। जीएसटी में हम हर महीने 2 रिटर्न्स डालते हैं। एक मैं रेगुलर रजिस्टर्ड डीलर प्लेयर की बात कर रहा हूं कि हर महीने हम 2 रिटर्न्स डालते हैं, एक जीएसटीआर 1 और एक जीएसटीआर 3 भी। जीएसटीआर 1 क्या होता है? जीएसटीआर 1 होता है स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। मैंने कितने का आउटवर्ड सप्लाई किया है। यहां वर्ड को ध्यान दीजिएगा, मैं आउटवर्ड सप्लाई बोल रहा हूं, सेल्स नहीं बोल रहा। सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विस नहीं बोल रहा। हियर आई एम यूजिंग द वर्ड आउटवर्ड सप्लाई। तो आउटवर्ड सप्लाई जो हमने की है उसका स्टेटमेंट एक हमें सबमिट करना पड़ता है, जो नॉर्मली 11 तारीख को किया जाता है महीना खत्म होने के बाद में, जिसे कहा जाता है जीएसटीआर 1। इस जीएसटीआर 1 से जिसको हम माल बेच रहे हैं, जिसके लिए हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए हम टैक्स का जमा करते हैं। किसके लिए हमने कितना टैक्स लिया और जमा किया, ये स्टेटमेंट होता है। इनकम टैक्स में एक भाषा होती है 26 AS, टीडीएस। यदि हम किसी का टीडीएस काटते हैं
और जब हम वो टीडीएस रिटर्न जमा करवाते हैं, सरकार के पास में उस व्यक्ति का टैक्स जमा कराते हैं कि हमने अमका व्यक्ति का अमका रुपए की इनकम दिया, उस पे इतना परसेंट से इतना टीडीएस काट के हम सरकार के पास जमा कर, ये जमा किया हुआ पैसा वो व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स जब भरेगा, उसमें ये पैसा बताएगा कि नागपुर नागरिक बैंक ने, विदर्भ कोऑपरेटिव बैंक ने मुझे 10 लाख रुपए की इंटरेस्ट दिया, उसमें मेरा 20,000 नागपूर रुपए का नागरिकचे टैक्स चेअरमॅन होया. मुझे बैंक ने 20 लाख रुपए की इनकम दिया, 10 लाख की इनकम दिया, उस पर मेरा 20,000 रुपए का टीडीएस काट लिया, तो ये पैसा मुझे जो टैक्स भरना है उसमें मैं एडजस्ट कर दूंगा। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे आया, कोई नई बात नहीं है, कोई नया कानून नहीं है। मुझे जीएसटीआर 1 भरना है, मेरा जीएसटीआर 1 भरा हुआ, जब मैं स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई बताता हूं कि मैंने इनको 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 माल बेचा है, इनसे मैंने इतना जीएसटी कलेक्ट किया है और ये पैसे मैंने सरकार को जमा कराया है। सेम इनकम टैक्स के समान ये जो चारों बंदे हैं ABCD, ये जब अपना जीएसटी रिटर्न भरेंगे तो ये जो क्रेडिट्स है, यानी जो इन्होंने माल खरीदा है मुझसे, जिसपे इनके लिए मैंने टैक्स जमा कराया है, नाउ दिस विल बिकम द इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर मी। आपने लड़की दी, मैंने मेरे घर में बहू बना ली, सीधी भाषा में ये, जब शादी हुई है, लड़की वहां से आई है, मेरे घर आई है, तो वो मेरी बहू बनी है। सेम वही कंसेप्ट है जीएसटीआर 1 का। जीएसटीआर 1 फाइल होता है स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, इन विच आई रिपोर्ट आउटवर्ड सेल्स रिपोर्ट। मैंने जितने भी आउटवर्ड सप्लाई के ट्रांजेक्शन किए वो मैंने रिपोर्ट करना है। इसके बाद में क्या होता है, मुझे जीएसटीआर 3B फाइल करना पड़ता है। जीएसटीआर 3B इज नथिंग बट जीएसटीआर 1 में जो मैंने आउटवर्ड सप्लाई दिखाया था, जो मैंने बोला कि मैंने लोगों से कलेक्ट किया है, जिनकी जिम्मेदारी मैंने ली है, जिनको मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया है कि भाई आप ये क्रेडिट ले लीजिए, जिनको मैंने आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है, वो समेशन, वो टोटल हो गई है मेरी आउटवर्ड की लायबिलिटी। उसमें से जो मैंने खरीदी किया है लोगों से, मैं भी एक ट्रेडर हूं, मैं भी एक मैन्युफैक्चरर हूं, मैं भी एक सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं भी कहीं से सर्विसेज लेता हूं, कहीं से गुड्स लेता हूं, इस गुलदस्ता बना के बेचने के लिए। ये गुलदस्ता बना के मुझे बेचना है, ये गुलदस्ते मैंने 5 गुलदस्ते, 1 को बेचा, 2 को बेचा, 3 को बेचा, 4 को बेचा, 5 को बेचा, ये मैंने स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई में दिखा दिया कि मैंने 5 गुलदस्ते बेचा। इस 5 गुलदस्ते से जो मेरी लायबिलिटी जनरेट हुई है कि मेरे को जो टैक्स भरना है, इसमें से इस गुलदस्ते को बनाने के लिए मैंने जो जो चीजें जिससे ली थी, उसका इनपुट टैक्स का क्रेडिट मुझे क्लेम करना है। और वो क्लेम करने के लिए मेरी कंडीशंस यही है कि मैंने जिससे माल खरीदा उसने मेरे नाम से रिपोर्टिंग करना चाहिए। जब मैं किसी के लिए जीएसटीआर 1 भर रहा हूं और उसके लिए एक फॉर्म जनरेट होता है जीएसटीआर 2B या 2A, दैट गिव्स ऑथेंटिसिटी टू क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट, लाइक इनकम टैक्स में फॉर्म 26AS। जैसे 26AS में जो एंट्री आती है वो आपके लिए एलिजिबिलिटी होती है क्लेम करने के लिए। आप बैंकर्स हो, बैंकर्स टीडीएस काटते हैं, डीलर्स को फॉर्म 16 देते हैं, उसमें से उसको एक सर्टिफिकेट प्रूफ होता है कि बैंक ने इतना पैसा आपको काट लिया, आप आपके इनकम टैक्स में एडजस्ट कर लीजिए, ये आपके 26AS में दिख रहा है। सेम वही बात है यहाँ पे कि जब सप्लायर के द्वारा जीएसटीआर 1 फाइल होता है तो वो डीलर के जीएसटीआर 2A और 2B में दिखता है और वो उसके लिए एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट बन जाए। मेरे लिए अब मैंने ये गुलदस्ता बनाने के लिए फूल लिया होगा, ये नीचे का ये लिया होगा, पॉलिथीन लिया होगा, सुंदर बनाने के लिए, अंदर डालने के लिए कुछ और चीजें की होंगी। वॉट एवर इनपुट आई हैव अवेल्ड, जो जो चीजें मैंने इसको करने के लिए यूज की है, उस पे भरा हुआ टैक्स मैं एडजस्ट करूंगा। कंडीशंस वही है कि ये इनपुट्स होने चाहिए, मेरे बिजनेस के लिए होने चाहिए,
और मेरे वेंडर्स ने मेरे नाम से रिपोर्ट किए हुए होने चाहिए, मेरे 2A और 2B में दिखने चाहिए। तो आउटवर्ड सप्लाई जो मैंने खुद ने रिपोर्ट की थी, इनपुट सप्लाई जो मेरे डीलर्स ने मेरे नाम से अपलोड की है, इसको माइनस करके मुझे जो टैक्स भरना है वो टैक्स में भर, ये होता है GSTR 3B। तो हम लोग दो टाइप के रिटर्न आज तक के डाल रहे हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई और एक आउटवर्ड प्लस इनपुट, दोनों को मिक्स करके आइदर मुझे पे करना होगा या तो इनपुट ज्यादा होगा, मेरा कैरी ओवर बैलेंस होगा। मेरे पास 100 रुपए का टैक्स पेएबल है, 150 रुपए का खरीदी है, 50 रुपए मेरा कैरी ओवर बैलेंस रहेगा, जो मैं कभी आगे में मेरी लाइबिलिटी आने वाले को मैं एडजस्ट कर सकता। ऐसा रिटर्न्स आज के डेट में हम फाइल कर रहे हैं। अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल कईयों के मन में आता है कि तो बहुत सिंपल बात है यार, GSTR 1 हमने 12 डाल दिए, 12 3B डाल दिए, टोटल तो सब मैच करके हो जाना चाहिए। एनुअल रिटर्न यानी क्या होता है? टोटल होता है। हम RBI में हर महीने की एक रिपोर्ट देते हैं, लोन गिवन, डिपॉजिट्स गिवन, डिपॉजिट अवेल्ड, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट इश्यूड, हर महीने की रिपोर्ट देते। फिर हमको ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट देने की क्या जरूरत है? हम 12 महीने की 12 रिपोर्ट देते ना, कई फोर्टनाइटली देते, कोई वीकली देते, कुछ मंथली देते, कुछ क्वार्टरली देते। हाँ, सभी रिपोर्ट्स हम सबमिट करते। क्या ये चारों के चारों का टोटल करके हो जाना चाहिए क्या? आइडियली यस, आइडियली यस। बट मनुष्य प्रवृत्ति है, इंसान है, कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, गलत काम होते हैं, गलतियां होती है, कुछ छूट जाता है, कुछ गलत सबमिशन हो जाता है, कुछ डिले से सबमिशन हो जाता है। इन सभी कारणों से समेशन ऑफ GST रिटर्न इज नॉट मैचिंग विद द एनुअल। इसमें ठीक करना है। बैलेंस शीट बनती है, हर महीने की प्रॉफिटेबिलिटी बनती है, बट क्या 12 महीने के बाद में ऑडिटर का काम नहीं होता क्या? ऑडिटर को लॉ एंगल से चेक करना पड़ता है कि क्या सारे कानून का प्रावधान का पूरा हुआ कि नहीं। सेम वही है GSTR 9 और 9C में, ये कंप्लायंसेस का कंप्लायंस हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको, इफ यू कैन डू दिस थिंग दैट इज अ पार्ट। समेशन ऑफ रिटर्न इज वन थिंग, वो तो फिगर्स को जोड़ना है, दो 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 दो, 12 महीने की 24 सेल, दो दो, एक 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 एक, 12 महीने की 12 परचेज, 24 में से 12 गए, 12 का टैक्स मैंने भर दिया, हर महीने 1-1 रुपए का टैक्स भरा था, सारे रिटर्न कंप्लायंस हो गए। बट ऐसा नहीं, काफी सारे कंप्लायंसेस होते हैं, प्रॉपर जगह पे रिपोर्टिंग की जाती है। उस रिपोर्टिंग को करना है आपके जो ऑडिटेड बैलेंस शीट्स है, जो इनकम टैक्स में आपने सर्टिफाइड करके बैलेंस शीट दी है, उससे वेरीफाई करना है, क्योंकि GST नंबर का जो बेस है वो है पैन नंबर। आपके पैन नंबर के ऊपर ही GST नंबर जनरेट हो। जैसे महाराष्ट्र का है तो पहले 2 डिजिट रहेंगे, स्टेट डिजिट कोड 27, 10 डिजिट का पैन नंबर, 10 और 2 12। फिर ये आपका पहला GST नंबर है कि दूसरा GST नंबर है, एक ही जगह में। तो 13वां डिजिट यानी कि रहेगा 1 2 3 4। फिर 14वां डिजिट फिक्स है Z, 15वां डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कुछ भी होता। तो बहुत सिंपल लॉजिक है, पैन नंबर बेस पे आपका डेटा है, पैन से पूरा रिकंसाइल्ड होने वाला है, इसीलिए आपको एनुअल रिटर्न्स को वेरीफाई करके डालना है। अब एक सवाल आता है कि सेल्स और आउटवर्ड सप्लाई, इसमें क्या फर्क है? बैलेंस शीट में जो हम सेल्स दिखाते हैं, जो हमारी इनकम दिखती है P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड में, यू ऑल आर अकाउंट्स पीपल, आई अंडरस्टैंड कि P&L में जो हम एनुअल रिटर्न्स में, P&L में जो हम दिखाते हैं साल भर की टोटल ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में कि इतनी हमारी इनकम है, और GSTR 9 में जो आउटवर्ड सप्लाई जो बोल रहा हूं, क्या ये दोनों सेम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, आधा GST आप समझ जाएंगे। दो पार्ट में GST को बाइफरगेट करता हूं, एक आउटवर्ड सप्लाई, इनपुट टैक्स रेट, इसके अलावा कुछ नहीं। आउटवर्ड सप्लाई पे 20 मिनट बोलूंगा, इनपुट टैक्स रेट 20 मिनट, इस विषय पे बात करूंगा। आउटवर्ड सप्लाई में जो मैं कह रहा हूं और सेल्स है, इसमें क्या वेरिएशन है? यदि लाइव सेशन रहता तो मैं डेफिनेटली आपसे पूछता, लेकिन कुछ प्रश्नों के उत्तर आपके लिए सोचने पे दे रहा हूं।
एग्जाम्पल लेता हूं, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का सेल, ट्रेडिंग अकाउंट का सेल है 100 करोड़ रुपए का, ठीक है। इसके अलावा मैंने 20 करोड़ की एसेट्स बेची है, 20 करोड़ की फिक्स एसेट्स बेची है, चाहे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, चाहे फर्नीचर हो गया, चाहे ओल्ड कार हो गई, या और कोई ऐसी चीज है जो मैंने बेची है जो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आती है। ओल्ड मशीनरीज हो गई है, कुर्सियां हो गई है, कुछ भी चीजें थी, ओल्ड फर्नीचर, मूवेबल, जो भी चीजें थी जो टैक्सेबल नेचर की है, इसको मैंने बेचा है। ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल करके आती है क्या? नहीं। ये आती है मेरे फिक्स एसेट के चार्ट में, रिडक्शन इन फिक्स एसेट्स। तो मित्रों, ये बात को ध्यान रखना है कि GSTR 9 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नहीं बनता है। पहली टैगलाइन प्रीतम बत्रा की याद रखें, GSTR 9 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिंक नहीं है। क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बियॉन्ड में चीजें आती। पहला पॉइंट मैंने आपको गिनाया, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इमूवेबल एसेट्स, मूवेबल एसेट्स। मूवेबल टैक्सेबल होती है, इमूवेबल नॉन टैक्सेबल है, ऐसा मैं मानता हूं। जैसे बिल्डिंग बेच दिया, पूरा पूरा एक ब्रांच थी, ब्रांच बिल्डिंग की बेच दी। MIDC में प्लांट था, पूरा प्लांट का प्लांट बेच दिया, 100 करोड़ में डील कर दिया, लैंड बिल्डिंग का मिला के 100 करोड़ में डील कर दिया। या कुछ ऐसी एसेट्स है, कंपनी के पास MD की कार है, कंपनी के पास कार है, कार हो गई 5 साल पुरानी हो गई, डायरेक्टर को नवी कार देना है, डायरेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अब ऑडी कार देना है सब, तो पुरानी जो मर्सिडीज है वो तो बेचना पड़ेगा। बट बैंक का काम है क्या कि मर्सिडीज कार में धंधा करना? बैंक के लिए वो स्टॉक है क्या? सेल कैन बी हैपन टू अ स्टॉक, थिंग्स which are not inventory, how it can be sold? It is appearing in my fixed asset chart. I am selling, I am creating depreciation on these assets, charging depreciation on these assets. तो सेल ऑफ दैट एसेट्स। मेरा प्लांट एंड मशीनरी है, वो मैंने बेच दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स है, ओल्ड स्क्रैप है, जो मेरे स्टॉक में नहीं था, उसको अगर मैं बेच रहा हूं तो वो मेरे लिए GSTR 9 में एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा, although it is not coming part of profit and loss account. पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सप्लाइज टू अ डिस्टिंक्ट पर्सन। अच्छा, GST में एक बड़ा अच्छा शब्द है सर, डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन यानी क्या होता है? एक माँ के दो, एक माँ के दो बेटे, दोनों की माँ एक ही है, दैट इज दे बोथ आर हैविंग सेम पैन, both are having same PAN number within the same city, same office. Within the same city, same office, they are two different GSTN number. Example, I can give SBI. SBI की एक ही बिल्डिंग में एक ही जगह पे 9 GST नंबर। SBI हाउसिंग लोन अलग डिवीजन, SBI पर्सनल लोन अलग डिवीजन, SBI जनरल इंश्योरेंस अलग डिवीजन, SBI सिक्योरिटीज अलग डिवीजन, SBI म्यूचुअल फंड अलग डिवीजन, SBI इंश्योरेंस अलग डिवीजन, SBI X अलग डिवीजन, Y अलग डिवीजन, ICICI लोम्बार्ड, ICICI, ICICI गोल्ड लोन, they all are having same offices, same premises, same place, same PAN number, but they are distinct persons. आप होलसेल क्लॉथ मार्केट में जा रहे हैं, एक कपड़े का शोरूम है, पिताजी नीचे बैठे हैं, पिताजी ने 3 बच्चों के नाम पे 3 GST नंबर लिए हुए हैं, पिताजी ने 3 GST नंबर लिए हुए हैं। बड़े बेटे को बोला है तू मेंस वियर संभाल, छोटे बीच वाले बेटे को बोला है तू बेटा फर्स्ट फ्लोर पे दुकान लगा, तू लेडीज वियर संभाल। छोटे बेटे को बोला है तू एक काम कर, सेकंड फ्लोर पे रख, तू किड्स वियर संभाल। तुम अपना अपना हिसाब अलग अलग रखो, लेकिन मालक मैं रहूंगा, पैन नंबर मेरा। सेम पैन नंबर पे अलग अलग GSTN नंबर है,
और इसको हम लोग ब्रांच ट्रांसफर भी बोलते हैं। पुरानी भाषा में जो पुराने जमाने के अकाउंटेंट्स है जिनको रिज्यूम पता है, इसको ब्रांच ट्रांसफर कहा जाता था कि सेम पैन नंबर पे सेम मालक की एक दुकान से दूसरे दुकान में माल जा रहा है, क्या वो सप्लाई है? अब जब इनकम टैक्स की बैलेंस शीट बनाएंगे, मैंने मेरे ही फर्म से मेरे ही पैन नंबर पे माल बेचा, इनकम टैक्स में तो ये टर्नओवर नहीं हुआ। इनकम टैक्स की जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी तब तो ये टर्नओवर नहीं हुआ, क्योंकि राम ने ही राम को माल बेचा है, बट दो डिफरेंट जीएसटीएन को बेचा है। तो योर टर्नओवर विल इंक्लूड द सप्लाई ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। जिसने माल बेचा है उसके लिए ये सप्लाई है, और उसके जीएसटीआर 9 में, यहाँ पे उसने जो जीएसटीआर 9 भरा है उसमें उसने खुद की ही फर्म को जो दूसरे को माल बेचा है, that will be treated as taxable supply and that will be taxed and will be included in outward supply, although it is not coming part of profit and loss account. ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आ रहा है, फिर भी ये टैक्सेबल। तीसरा एग्जांपल, एडवांसेस रिसीव्ड बाय अ सर्विस प्रोवाइडर। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, एक क्लाइंट आया टुन्नूलाल एंड कंपनी, उसने मुझे बोला बत्रा जी मुझे नोटिस आया हुआ है, कितने का? तो नोटिस तो बहुत बड़ा है, आप मेरा ये काम कर दीजिए, मैं आपको 10 करोड़ की फीस। कितने की? 10 करोड़ की फीस दूंगा। 10 करोड़ की फीस का उन्होंने मेरे को चेक भी दे दिया 31 मार्च को। अब जीएसटी में ये कानून है कि इफ आई एम सर्विस प्रोवाइडर, आई एम टेकिंग एडवांस फॉर सर्विसेज, then it is taxable on the event I am receiving the money. अब ये धंधा मैंने अभी 31 मार्च को ही मेरी फर्म चालू किया था, पहले दिन ही मेरा फर्म चालू हुआ, पहले दिन ही मेरे पास टुन्नूलाल एंड कंपनी आ गया, उसने मुझे 10 करोड़ का एडवांस दे दिया। अब ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा क्या? नहीं, ये तो एडवांस है, सर्विस तो कुछ हुई नहीं है। अगर हम कभी कोई ऐसा एडवांस रिसीव करते हैं फॉर एनी सर्विसेज, then we are liable to pay tax on that item. So GST में advance received is turnover. GST में advance received is turnover, although income tax it is not at all a turnover. तो 3 अच्छे बड़े एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। इन अच्छे एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि why profit and loss account is not to be considered for preparing annual returns of the GST, because other than P&L आपके पास डिस्ट्रिक्ट पर्सन को सप्लाई हो सकती है, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो सकता है, एडवांस रिसीव्ड हो सकता है इफ यू आर सर्विस प्रोवाइडर, और एक एग्जांपल होता है वेयर टैक्सेबल वैल्यूज आर लेस देन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। समटाइम इट हैपेंस, जैसे अगर मैं कार का डीलर हूं, सेकेंड हैंड कार का डीलर, सेकेंड हैंड कार के डीलर में रूल बोलता है कि मुझे मार्जिनल मेथड पे, जैसे आप कार को परचेस करते हैं, कार का हमने बैंक ने भी कार का पोजीशन ले लिया, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कार का पोजीशन लिया हमने 20 लाख रुपए की, इस कार को मैंने 22 लाख में बेचा। 20 लाख की कार का पोजीशन लिया, सेकेंड हैंड कार है मेरे लिए, मैंने इसको 22 लाख में बेच दिया, तो मुझे जो जीएसटी भरना है, बैंक को जो जीएसटी भरना है, वो कितने पे भरना है? 2 लाख रुपए, ओनली ऑन मार्जिन, दैट इज नोन एज एग्जम्पशन बाय मार्जिन। तो जब मार्जिन मेथड में करूंगा तो मेरा टर्नओवर कितना दिख रहा? 22 लाख रुपया। जीएसटी में टर्नओवर कितना जाएगा? सिर्फ 2 लाख। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट द मेथड फॉर चूजिंग एनुअल रिटर्न्स। तो आउटवर्ड सप्लाई जब मैं बोलूंगा आपको रिपोर्ट करना है, P&L प्लस सेल ऑफ फिक्स एसेट्स प्लस एडवांसेस रिसीव्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर प्लस
supply is made to distinct person plus any more valuation aspect. ये चारों पांचों चीजों को मिला के आपको आपकी आउटवर्ड सप्लाई निकालना है और इस आउटवर्ड सप्लाई को आपको एनुअल रिटर्न में रिपोर्ट करना है और इस आउटवर्ड सप्लाई पे आपको टैक्स भरना। एक एग्जांपल और लेता हूं P&L में डिफरेंस होने का। मैं प्रोपराइटर हूं, मेरा प्रोपराइटरशिप फर्म है, मेरी एक शॉप है गणेश ट्रेडिंग कंपनी करके। उस गणेश ट्रेडिंग कंपनी में मेरे पास में सेल होता है, उसमें मेरी रिसिप्ट आती है, 25 करोड़ की मेरी रिसिप्ट आ गई। अब इस 25 करोड़ के साथ में मेरे पास में मेरे सेविंग अकाउंट में थ्रू पेटीएम या थ्रू एनी अदर सोर्स रिसिप्ट्स आर कमिंग। मैंने किसी को बोल दिया, उसने मुझे गूगल पे कर दिया, कोई पेटीएम कर दिया, मेरी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे गई हुई है, उसका रेंट मुझे आ रहा है, मैं और कुछ काम कर रहा हूं, यहाँ पे तो मैं ट्रेडर हूं, किसी कंपनी में डायरेक्टर हूं, या किसी जगह पे ट्यूशन पढ़ाने जाता हूं, या कहीं स्टिचिंग करके देता हूं, एनी अदर रिसिप्ट which is coming to my saving account will also be taxable because it's a PAN based term. जरूरी नहीं है कि वो फर्म की रिसिप्ट होनी चाहिए। तो जब GSTR 9 बनाएंगे तो आपको उस बंदे का कंप्यूटेशन ऑफ इनकम भी देखना है कि अदर देन बिजनेस इनकम कौन कौन सी और इनकम आई है। अगर वो इनकम टैक्सेबल तो उस पे भी GST लगेगा और आपने उस पे GST का भुगतान किया कि नहीं किया, ये आपको एंश्योर करना है। आउटवर्ड सप्लाई काफी डिटेल वर्ड है, इसीलिए उस पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो रिपोर्टिंग हो गई तो मैं मानूंगा कि मेरे टैक्स की कोई चोरी नहीं हुई। चले भाई स्लाइड्स चालू करें, चलिए आ जाइए स्लाइड पे, आ जाइए सब स्लाइड पे आएंगे। GSTR 9, GSTR 9 किस किस को भरना है, हम लोग क्वेश्चन का आंसर देने वाले। नीचे आ जाओ भाई, काफी लंबी स्लाइड से। नेक्स्ट देख लीजिए। GSTR 9, who is required to file, what is required to file and how is required to file. How to file, तीन चीजें हैं, किस किस को भरना है रिटर्न, क्या भरना है रिटर्न और कैसे भरना है। पहला प्रश्न आता है who is required to file GSTR 9। इसमें एक शब्द है ये, इसको याद रखिएगा, इस पंजे को। You remember this word, you will get the answer. GSTR 9 किसको भरना है, तो पहले ये याद कर लीजिए किसको नहीं भरना, then we will get the answer. किसको नहीं भरना, तो किसको नहीं भरना है, all regular registered dealer are required to file except person specified in rule proviso section 44, सेक्शन 44 के जो प्रोविजो में दिखाया है, जिसमें कि बताया गया है कि any government undertaking entity whose accounts are required to be audited by the controller auditor general of India or a local auditor appointed by the local authority, तो उसके लिए जो है उनके लिए ये रूल लागू नहीं होता। सेकेंड, एक ISD दैट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि ये लोग कोई आउटवर्ड सप्लाई करते नहीं है, ये जितना माल इनके पास आता है वो हेड ऑफिस है, वो ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हेड ऑफिस अपने नाम पे बिल लेता है ऑडिट फीस का या बाकी किसी चार्जेस का, और वो अपनी ब्रांचेस को अलोकेट कर देता है लोन्स के हिसाब से, या नॉर्मली सारे बैंकों में ISD डीलर को GSTR 9 भरने की जरूरत नहीं है। पर्सन लायबल टू डिडक्ट TDS इज नॉट लायबल फॉर GSTR 9। पर्सन लायबल टू डिडक्ट TCS नॉट लायबल टू फाइल। कैजुअल टैक्सेबल पेयर ने ओकेजनली किसी एग्जीबिशन पे जाने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया था, नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर NRTP, इनको फाइल करने की जरूरत नहीं है। ये लोगों को एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। दो कैटेगरी डीलर्स की होती है, एक रेगुलर डीलर, एक कंपोजिशन डीलर। कंपोजिशन डीलर होते हैं जो रिटेलर्स को, सप्लायर को, रिटेलर कंज्यूमर को माल बेचते हैं, जिनको रजिस्टर्ड डीलर को माल बेचना नहीं है, जिनको GST कलेक्ट नहीं करना है, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करना है,
उनके लिए बोला गया है कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR 9, आप GSTR 9A भरिए या तो GSTR 4 भर दीजिए, आपको एनुअल रिटर्न करने की जरूरत नहीं। अब GSTR 9 किसको नहीं भरना है ये समझ में आ गया, यानी कि अब हर किसी को भरना है। सेकेंडली, सरकार के द्वारा एक एग्जम्पशन आया, एग्जम्पशन है कि यदि आपका वार्षिक टर्नओवर, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर, यहाँ पे ये वर्ड ध्यान रखिएगा, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में हमेशा पैन बेस देखा जाता है, पैन नंबर बेस पे। मेरी 3 ब्रांचेस है, मेरे पास 3 GST नंबर है, एक का टर्नओवर 70 लाख, एक का टर्नओवर 90 लाख और एक का टर्नओवर 50। तीनों मिला के अगर मेरा टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर हो चुका है तो मुझे तीनों का GSTR 9 फाइल करना पड़ेगा। The exemption is available to me if my annual aggregate turnover of the PAN, which includes taxable, non-taxable, exempt, nil rated, non-GST supply, सारी सप्लाई मिला के उस पैन का मेरी टोटल रिसिप्ट अगर 2 करोड़ से कम है तो ही मुझे छूट है, नहीं तो मुझे कोई छूट नहीं है, मुझे GSTR 9 भरना कंपलसरी है। तो ऐसे डीलर समझ जाइए कि 2 करोड़ से ज्यादा इनकम होना चाहिए, कैजुअल नहीं होना चाहिए, NRDP नहीं होना चाहिए, TDS TCS नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, कैजुअल नहीं। ये 4-5 कैटेगरी को छोड़ के all regular registered dealer are required to file GSTR 9 for the financial year. The deadline is 31st December after the end of financial year. Like this 31st December 2023 is the last date to file GSTR 9 for 22-23। इसके अलावा आप क्या देखना चाहिए भाई, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल, ये तो हमने देख लिया। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू फाइल, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू फाइल, आगे आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। चलिए, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल, वी गॉट इट वेरी सिंपली अंडरस्टूड। नीचे आ जाइए, आई डिस्कस दिस, और नीचे आ जाइए, सेम वही हो गया जो हमने पढ़ लिया है, फूड सर्विस कैजुअल टैक्स पेयर, नॉन रेजिडेंट टैक्स। नेक्स्ट प्लीज सर, और नीचे आ जाइए। टाइप्स ऑफ एनुअल रिटर्न हमने देख लिया, 9(9)(a), TDS वालों को 9B होता है, और अगर यदि मेरा वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर रहेगा तो मुझे अलोंग विथ 9 GSTR 9C भी फाइल करना है। 2 साल पहले ये स्टेटमेंट एक सरकार की व्यवस्था थी कि ये स्टेटमेंट आपको सर्टिफिकेट चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो सर्टिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट से लेना था। अब ये कंसेप्ट खत्म हो चुका है, अब डीलर अपने ही EBC से इसको फाइल कर सकता है, इसे CA के सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। Now you can file your own GSTR 9 and 9C without any certification from CA. You may take assistance, help from CA, but उनका कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि भाई ये CA ने मेरी बुक को वेरीफाई किया। ये कंसेप्ट हट चुका है अब। नेक्स्ट प्लीज। ये 2 करोड़ के एग्जम्पशंस का हमने आपको बता दिया था कि सरकार ने बोला है कि 2 करोड़ तक के रहेगा तो आपकी इच्छा है, करना है करो, नहीं करना है मत करो। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक के है तो GSTR 9 कंपलसरी है, और 5 करोड़ के ऊपर है GSTR 9 एंड 9C दोनों कंपलसरी। यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई का वर्ड याद रखिएगा, एग्रीगेट टर्नओवर। चलिए नेक्स्ट प्लीज। ये डेडलाइंस पुरानी कौन सी थी, अभी कौन सी है, चलिए आगे आ जाइए। छोटा सा ये वार्निंग सिग्नल है, इस चीज को ध्यान रख लीजिए। अगर हम हमारा काम समय पे नहीं करेंगे तो क्या होगा। मग काय झालं आम्ही, सॉरी मैं इतनी अच्छी मराठी नहीं बोल सकता, काय होईल मग आम्ही जेव्हा हे नाही केलं तर क्या होगा वो ये, यू विल बी लायबल फॉर लेट फी विच इज बेस्ड ऑन फर्स्ट, कुछ परसेंटेज पे है, सॉरी वैल्यूज है, 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपया, इन सब फिगर को डबल कर दीजिएगा क्योंकि ये सब एक एक्ट की लिखी हुई है। ये CGST है, सेम SGST होती है, इसका डबल हो जाएगा। जहाँ 25 रुपया पर डे है वो 50 रुपया पर डे हो जाएगा, जहाँ 100 50 है वो 100 हो जाएगा, 100 वाला 200 हो जाएगा,
परसेंटेज भी डबल हो जाएंगे। इतना आपके टर्नओवर पे परसेंटेज लगा के वो आपको फाइन लगा सकते हैं और ये कंपलसरी है। इसमें कोई छूट नहीं है कि कभी कोई छूट जाए, क्योंकि ये पोर्टल खुद ही पकड़ लेता है कि आपने इतने दिन देरी से किया। अच्छा, अब तो एक और नोटिफिकेशन आ चुका है कि कोई भी रिटर्न मैक्सिमम 3 साल के अंदर ही फाइल किया जा सकता है। अगर वो फाइल नहीं हुआ, यू मिस द चांस, यू मिस द बस। आपको कोई सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा। एनुअल रिटर्न सुधार करने का मौका है, सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, गलतियों का समेशन है कि मुझसे ये इतना गलती हुआ था, इतना हुआ था, इसको मैंने आगे में ऐसा ठीक कर दिया है, ये बताने का एक तरीका है। अपनी गलतियों को मंजूर करवाने का तरीका है। ये ऐसा था, मंथली में ये गया था, लेकिन मेरा टोटल इतना है, तो इतना मैंने आगे भर दिया है, या मैंने ज्यादा आईटीसी क्लेम कर लिया था, इतना मैंने आगे में रिवर्स कर दिया है। समेशंस के साथ में reporting of the errors made by you is the crux of GSTR annual return. Why GSTR annual returns are filed? It's a submission, consolidations of the information submitted by you plus reporting of mistakes what you rectified after the end of financial year with the books of ये जरूरी है। मुझे उनको समझाना है कि मेरी बुक्स 200 करोड़ की थी, मैंने 70 वहां भरा, फिर वहां भरा, फिर वहां भरा, एक रिकंसिलेशन बना के मुझे उनको देना है। दैट इज GSTR 9 एंड 9। चलिए आगे आ जाइए सर। व्हाट टू फाइल, ये बढ़िया सवाल है, नीचे आ जाइए। मुझे मेरी फाइनेंशियल बुक्स को सबमिट, उसके इन्होंने स्पेसिफिक फॉर्मेट्स दिए हैं कि जो मेरी फाइनेंशियल बुक्स बता रही है, जो मैं ऑडिटेड सर्टिफाइड करके ले रहा हूँ, जितना मैंने मेरे इनकम टैक्स में टर्नओवर रिपोर्ट किया है, जितना मैंने बैंकिंग आरबीआई में डेफिनेशन दी है, जितना मैंने अगर मैं कोई मेडिसिन हूँ तो मैंने मेडिसिन एजेंसी को रिपोर्टिंग की है, तो मेरी टर्नओवर या मेरी इंफॉर्मेशन जो बाकी जगह गई हुई है, उसका समेशन मुझे यहाँ से रिकंसाइल डालना है। आगे आ जाइए। इसमें मुझे 2 पार्ट्स डिफाइन किए गए हैं, एक आउटवर्ड सप्लाई, एक इनपुट टैक्स क्रेडिट। दिस इज व्हाट आई नीड टू रिपोर्ट। अब स्लाइड्स पे ना चलते हुए मैं आपको टॉपिक्स पे लेके चलूंगा। फर्स्ट आई विल कवर आउटवर्ड सप्लाई टेबल। आउटवर्ड सप्लाई यानी कि मैंने आपको पूरा डिफाइन कर दिया है। आउटवर्ड सप्लाई को मुझे रिपोर्ट करना है टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 9, टेबल नंबर 10, टेबल नंबर 11। 4, 5, 9, 10, 11 एनुअल रिटर्न्स के पार्ट्स है। इसमें इस टेबल में आपको रिपोर्ट करना है। ये बहुत ध्यान रख लीजिए, क्योंकि ये रिपोर्ट्स आपको आपके सीए को बना के देना है, या आपको तैयारी करके ये बना। जब आपको मालूम रहेगा कि यहाँ क्या चीज पूछी गई है, तो आप उसकी तैयारी करें। हम बच्चे को पढ़ाते ना तो पहले कैसा देखते, बेटा पीछे प्रश्न उत्तर तो देख ले, किस टाइप के प्रश्न और किस टाइप के उत्तर है। तो वो प्रश्न उत्तर है ये GSTR 9। सरकार आपसे पूछना क्या चाहती है? सरकार आपसे GSTR 9 में पूछना चाहती है टेबल नंबर 4 में, गिव द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेएबल, डिटेल्स ऑफ एडवांस रिसीव्ड on which invoice is not done, details of inward supply taken by you on which you are itself is liable for tax under reverse charge mechanism. This 3 category they are asking me to deposit. इसमें इन्होंने बाइफर्केशन बोला है कि ये 3 इंफॉर्मेशन को आप इस 5 पार्ट में करके दे दीजिए। B2B, B2C, एक्सपोर्ट that is zero rated supply with payment of tax, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला है कि टैक्स कलेक्टेड एंड लायबल टू पे। एडवांसेस रिसीव्ड ऑन विच बिलिंग नॉट डन, जो मेरे एग्जांपल में था कि मुझे 10 करोड़ रुपए मिल गया, अब ये मुझे एडवांस है, मुझे एनुअल रिटर्न में दिखाना है, although it is not part of my profit and loss account. And inward supply attract reverse charge mechanism. Inward supply attract reverse charge mechanism में वर्ड होता है कि सरकार बोलती है कि ये सब
कुछ लोगों को बोला गया है कि आपकी सप्लाई पे आपको टैक्स नहीं भरना है, आप सरकार के जवाई हो, आपकी जगह पे आपका टैक्स जो आपसे सर्विस ले रहा है वो भरेगा। Recipient will be liable to pay tax on your behalf as if he is purchasing from a registered dealer in a regular mechanism. वो खुद टैक्स भरेगा और खुद ही इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेगा। कुछ एग्जांपल सर्विसेज होती है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, लीगल सर्विसेज, सर्विसेज बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द बैंक और एनी कॉर्पोरेट बॉडी, कॉर्पोरेट, रॉ कॉटन परचेज फ्रॉम द फार्मर्स, बीड़ी पत्ता फ्रॉम फार्मर्स, cashew nuts from farmers, authors, arbitrators. There are services which are defined. Sponsorship services, बैंकिंग में भी एक है, कुछ वो कलेक्शन सर्विसेज जो कलेक्टिंग एजेंट्स की सर्विसेज होती है, उस पे बैंक को खुद को टैक्स भर के आईटीसी क्लेम करना है। सिक्योरिटी सर्विसेज वेयर बैंक्स एंड कॉर्पोरेट्स आर liable to pay tax on their own and take the ITC themselves. तो आपने किस पे टैक्स भरना है ये टेबल नंबर 4 में, किस पे आपको टैक्स भरना है। एक तो वो हो गया जो मैंने बिल किया था, जीएसटी कलेक्टेड। एक वो हो गया जो मेरे को एडवांस मिला था, जो मेरी इनकम नहीं है बट मेरे को टैक्स भरना है। तीसरा इनवर्ड सप्लाई, जो मैंने माल ऐसे लोगों से खरीदा है जवाइयों से कि जिसका टैक्स मुझे भरना है। तो ये 3 चीजों को जोड़ के बाइफरगेट करके मुझे टेबल नंबर 4 में दिखाना है। इसमें मुझे वो फिगर दिखाना है जितना मैंने इस साल के लिए इस साल के 3B में भरा है। ये बात ध्यान रखिएगा, जितना मैंने इस साल के लिए इस साल के 3B में भरा है वो, अगर मैंने कुछ पुराने साल का इस साल के 3B में भरा है तो वो मुझे नहीं दिखाना। एग्जाम्पल 21-22 में मेरा एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर था 500 करोड़ रुपया, मैंने 3B में डाला 400 करोड़ रुपया। 100 करोड़ रुपए मैंने एनुअल रिटर्न में ये रिपोर्ट किया कि ये 100 करोड़ रुपया मेरे से छूट गया था, ये मैंने बाद में भरा। ठीक है, वेरी गुड। आपने टेबल नंबर 4 में दिखा दिया 100 करोड़ 400 करोड़ रुपया। टेबल नंबर 10 होता है जिसमें आप दिखाते हो कि आप इतना टैक्स आगे भरने वाले हो टोटल आउटवर्ड सप्लाई को मिलाने के लिए। 400 पे भर दिया, 100 आगे भरूंगा, टोटल 500, 500 से मैच, एनुअल रिटर्न फाइल। अब ये जो 100 आपने आगे में भरा, 100 तो आपने आगे में भरा है, भाई बाजू वाले से आटा मांग के लाए तो उसको वापस तो करना पड़ेगा ना। जीएसटी वालों से आपने उधारी ले ली थी कि मैं आगे में भरने वाला हूं, भरा कि नहीं भरा? तो अब सरकार बोलती है कि अब ये आपको रिकंसाइल। अब अगले साल में अगर आपने 600 करोड़ रुपए का 3B भरा है और 600 करोड़ रुपए का आपका एनुअल टर्न, तो टेबल नंबर 4 में हमको कितना दिखाना पड़ेगा? टेबल नंबर 4 में हमको 500 दिखाना। क्यों? क्योंकि पहले हमारा 100 रुपए का उधारी बचा था जो हमने भरा नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, यानी मेरे जितनी ऑडियंस है जो बाद में यूट्यूब में ये वीडियो देखेगी, कि आप सब जो बाद में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा एक जोक के माध्यम से। एक जब हम छोटे थे तो हमें एक कहानी सुनाई जाती थी कि 3 स्टेप में बंदर को फ्रिज में डालना है तो कैसे डालें? फ्रिज खोलेंगे, बंदर निकालेंगे, सॉरी फ्रिज खोलेंगे, बंदर को डालेंगे, फ्रिज बंद कर देंगे, है कि नहीं? अब इसके बाद मॉडिफाइड हुआ कि अब 4 स्टेप में हाथी को डालना है, फिर कैसा करेंगे? फ्रिज खोलेंगे, बंदर को पहले बाहर निकालेंगे, फिर हाथी को डालेंगे, फिर फ्रिज बंद करेंगे। तो मेरे भाई इस साल का जब GSTR 9 टेबल 4 भर रहे हो तो पहले वाले बंदर को बाहर निकाल दो, क्योंकि वो बंदर आपके घर में पड़ा हुआ है। ये जो आपने 600 करोड़ भरा है, ये 600 में 100 रुपए वो बंदर के है, आपने इस साल का 500 ही भरा है। whatever you have reported, whatever you have paid in this financial year, first it will be adjusted against the old outstanding, फिर उसके बाद में आपको दिखाना।
तो अगर आपने कोई पुराने साल की लायबिलिटी दिखाई है तो इस साल में आपको उतना जोड़ के भरना चाहिए। अगर आप इस साल में सिर्फ इस साल का भरेंगे तो पुरानी लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग रहेगी और ऐसा माना जाएगा कि जो इस साल भरा है उसमें पहले वो भरा, तो वो इंटरेस्ट और पेनल्टी कॉन्सिक्वेंस होता है। सरकार का ब्याज का रेट लेने का इसमें 18% है, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए वायबल नहीं है, इवन नॉट फॉर बैंक, कि हम कोई काम डिले से करें और 18% का ब्याज। जब हमें उतना ब्याज कहीं मिलता नहीं है तो हम 18% की ब्याज दे कैसे? तो ये विषय को ध्यान रखना है। तो आउटवर्ड सप्लाई जो मैंने इस साल के लिए इस साल के 3B में भरी है वो मुझे टेबल 4 में दिखानी है, ऑन विच टैक्स इज पेएबल बाय मी। दिस इज टेबल 4। टेबल 5, supplies on which tax is not payable by me. Supplies on which tax is not payable by me. Like मैं खुद जवाई हूं, I am a service provider where recipient is liable for RCM. I am a GTA. I am a legal service. तो मेरे लिए वो लोग भरने वाले हैं। मेरी सप्लाई तो है बट इट इज नॉट अ टैक्स पेएबल टू मी, वन थिंग। सेकेंडली, nil rated exempted non GST supply which include interest, which includes इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, जो आपको दिया हुआ आपको आई है वो हो गई है, डिस्काउंट्स है, कंसेशंस है, इस टाइप की कुछ इनकम है, डिविडेंड है, म्यूचुअल फंड्स है, ये सब इनकम से ये एग्जम्प्ट कैटेगरी में आती है, वो चीजें नहीं आएगी। नॉन जीएसटी सप्लाई, सेल ऑफ पेट्रोल, सेल ऑफ लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस टाइप की चीजें जो जीएसटी का पार्ट नहीं है बट आपकी सप्लाई तो है। बैंक के लिए प्रोसेसिंग फीस, अदर थिंग्स, टेबल 4। इंटरेस्ट इश्यूड, टेबल 5। टेबल 4 प्लस टेबल 5, अगर ये आपके एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर से मैच हो जाता है तो वेल एंड गुड। जितना आपने कलेक्ट किया है आउटवर्ड सप्लाई के लिए वो अगर टेबल 4 और टेबल 5 मिला के मैच हो जाता है, वेरी गुड। अगर नहीं होता है तो टेबल 10, supplies reported in next financial year relating to previous financial year and tax discharge। आगे में जो आपने सप्लाई रिपोर्ट की है वो आप टेबल 10 में डाल दीजिए। अगर आपने यहाँ 4+5 में ज्यादा दिखा दिया है, यहाँ अकाउंटेंट से गलती हो गई, 100 करोड़ की जगह 1000 करोड़ का टैक्स भर दिया 3B में, टेबल 4 में तो आपने दिखा दिया कि सप्लाईज रिपोर्टेड इन दिस फाइनेंशियल ईयर फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर 1000 करोड़ रुपया, एक्चुअल में तो 600 होना चाहिए था। मीन्स आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्टेड बाय यू ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज इन एक्सेस। आपको आगे में बोल रहे हो कि ठीक है भाई मैंने ज्यादा भर दिया, कम भर दिया था तो आगे भर दूंगा, ज्यादा भर दिया तो आगे मैं कम कर लूंगा। दैट विल बी रिपोर्टेड एज टेबल 11। आउटवर्ड सप्लाई की टोटल टेबल 4 प्लस टेबल 5 प्लस टेबल 10 माइनस 11 इज इक्वल टू आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय मी। ये मेरे आउटवर्ड सप्लाई से टैली हो जाना चाहिए। ये हो गया मेरा आउटवर्ड सप्लाई। सेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि खरीदी का कर, मैंने जो माल खरीदा है मेरे बिजनेस के लिए उसकी रिपोर्टिंग करना। टेबल 4, 5, 9, 10, 11 हमने कवर कर लिया। 1, 2, 3 तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, आप कहाँ रहते हो, नाम गाँव वस्तु प्राणी, वो आपने बता दिया, मेरा जीएसटी नंबर ये है, मेरा ये है, वो भरना भी नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक भर के आता। किस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप क्या रिटर्न भर रहे हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर जीएसटी नंबर, व्हाट इज पीरियड फॉर विच यू आर फाइलिंग द रिटर्न। 1, 2, 3, 4 आउटवर्ड सप्लाई टैक्स पेएबल, 5 आउटवर्ड सप्लाई टैक्स नॉट पेएबल, 9 डिटेल्स ऑफ टैक्स पेएबल रिपोर्टिंग विद टैक्स पेड, टेबल 10 आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्टेड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एडेड, टेबल 11 आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्टेड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर रिड्यूस्ड। ये हो गया आपका अभी तक का चार्ट। अब टेबल नंबर 6 इज बाइफर्केशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम बाय यू, क्लेम एंड अवेल्ड बाय।
आपने इस साल के 3B में कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट इस साल का क्लेम किया है, ये बता। इस साल के 3B में इस साल का कितना क्लेम किया है वो बताना है। यानी यहाँ पे भी पहले वाला बंदर बाहर निकालना है। पिछले साल का आईटीसी मैंने रिपोर्ट किया था कि मुझे 100 करोड़ क्लेम करना था, मैंने 70 क्लेम किया था, 30 बोला था, मेरे से छूट गया, मैं आगे में क्लेम करूंगा। मेरे पास बिल की कॉपियां नहीं थी, बिल की कॉपियां गुम गई थी, बाद में रिपोर्ट में GSTR 3B गलती से 0 का फाइल हो गया था, 100 रुपए की जगह 10 रुपए का परचेस लिखने में आ गया था, किसी भी कारण से मुझसे कुछ इनपुट टैक्स की रिपोर्टिंग छूट गई थी, वो मैंने आगे में रिपोर्ट की है। आई एम गोइंग टू क्लेम दिस इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो मुझे ये देखना है कि यहाँ पे मैंने टेबल 6 में जो कुछ पुराने वाला क्रेडिट क्लेम किया क्या। अगर इस साल मैंने 700 करोड़ का आईटीसी क्लेम किया है और पुराने वाले से 30 आ रहा है, तो यहाँ मुझे 670 का पैसा। आईटीसी क्लेम बाय मी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 670, क्योंकि 700 मैंने 3B में क्लेम किया, लेकिन 30 इसमें वहां का है, तो वो ध्यान रखना है। एनुअल रिटर्न भरते वक्त में करंट ईयर बुक्स के साथ में पुराने वाली उधार भी देखते हुए लाना है। उस रिटर्न की कॉपी को साथ में रखना है कि वहां मैंने क्या लेना देना दिखाया था, मैंने कौन से फुटबॉल आगे खेला था कि इसको मैं आगे जाके गोल में डालूंगा, जो मैंने पास ऑन कर दिया था कि आई विल प्ले विद दिस बॉल इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वो मुझे पहले उसको एडजस्ट करना है। जब मैं वो एडजस्ट कर लूंगा उसके बाद में ही मैं ये काम कर पाऊंगा। तो टेबल 6 में मुझे आउटवर्ड सप्लाई को रिपोर्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम फॉर द फाइनेंशियल ईयर। आवाज, एक सेकंड, सॉरी फ्रेंड्स, शायद कुछ साउंड का इशू है, मैं पोर्टेबल माइक ले लेता हूँ। हेलो, मैं आई ऑडिबल? प्लीज हाथ दिखा दीजिए सर, अंगूठा दिखा दीजिए इफ आई एम ऑडिबल। यस, ओके। टेबल 6 की मैं बात कर रहा था, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम बाय मी ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर पर्टेनिंग टू दिस फाइनेंशियल ईयर। इस साल का मैंने कितना आईटीसी मेरे इस साल के 3B में फाइल किया है, वो मुझे टेबल 6 में दिखाना है। 700 करोड़ में से 30 करोड़ पुराना था, तो 670 करोड़ का मुझे यहाँ बाइफर्केशन देना है। और अगर कुछ मैंने रिवर्स किया है तो मैं वो दिखाऊंगा कि 750 क्लेम किया, उसमें से 80 का रिवर्स कर दिया, तो टेबल 7 में रिवर्सल दिखा दूंगा। 670 का मेरा नेट क्लेम किया हुआ है वो मैं दिखा दूंगा। अब इस 670 आईटीसी में मेरी बुक्स का आईटीसी सेम है। जोर से बोलो। हाँ, दूर, ओके। अगर मैं, आप क्लियर है? ओके, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा कंफर्टेबल हम लोग इतने नहीं होते हैं, ओके। बट विषय पे आता हूं कि अगर मेरा 670 करोड़ का आईटीसी जो मैंने टेबल 6 में रिपोर्ट किया है वो मेरी बुक्स के जितना है, वेल एंड गुड। बट अगर मेरी बुक्स का आईटीसी 800 करोड़ रुपया है, तो अब मुझे यहाँ पे टेबल नंबर 12 या 13 यूज करना है। इसको ध्यान रखना है। आउटवर्ड सप्लाई बढ़ाते वक्त हमने टेबल 10 को यूज किया था, घटाने के लिए 11 को किया था। आईटीसी में उल्टा है, अगर मुझे मेरा आईटीसी बढ़ाना है कि मेरे को 800 करोड़ का आईटीसी क्लेम करना था बट मैंने 670 करोड़ का क्लेम किया था, तो 130 करोड़ रुपया मुझे टेबल 13 में दिखाना पड़ेगा। ITC pertaining to one financial year claimed in next financial year, and that claim should also be before the date of section 16 subsection 4, that is 38th November। 30 नवंबर तक के जीएसटी की भूल चूक लेन देन GSTR 3B में कर देनी चाहिए। कुछ सेल छूट गया था तो उसका टैक्स भर दीजिए, सेल ज्यादा कर दिया था तो उसको कम कर दीजिए,
आईटीसी छूट गया था तो उसको क्लेम कर दीजिए, आईटीसी ज्यादा ले लिया था तो उसको रिवर्स कर दीजिए। सेक्शन बोलता है भूल चूक लेन देन सिर्फ 30 नवंबर तक के, 30 नवंबर के बाद उस फाइनेंशियल ईयर के लिए इफेक्ट नहीं देना चाहिए आपने। स्पेशली GSTR 1 तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे आईटीसी पास ऑन करना था, मैंने राम की जगह श्याम को दिखा दिया, अकबर की जगह अहमद को दिखा दिया, तो मुझे उसका जो सुधार करना है वो सुधार करने का आखिरी मौका 30 नवंबर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर होता है। यहां तक कि मैं जो चाहे सुधार कर सकता हूं, यहां तक कि सरकार भी आपको कुछ नहीं बोलेगी। आपने 100 करोड़ की जगह पे 80 पे टैक्स भर दिया, 100 की जगह 120 पे भर दिया, आप कुछ भी सुधार करना चाहे आप 16/4 की डेट तक के कर सकते हैं। ये आपके लिए कानूनी हक है कोई भी चीज को सुधार करने का। ये अगर सुधार आप समय पे नहीं करते हैं तो आप पे कार्रवाई की जा सकती है। हम विषय पे थे कि अगर मुझे आईटीसी क्लेम करके बढ़ाना है नेक्स्ट ईयर के लिए तो मुझे टेबल 13 में रिपोर्ट करना है। आईटीसी अगर मैंने ज्यादा क्लेम कर लिया है, जो 670 है यही ऑलरेडी ज्यादा है, मेरा जो 2B में स्टेटमेंट आया ऑनलाइन पार्टी का वो तो सिर्फ 380 करोड़ का आया। हुँ? तो 290 करोड़ रुपए तो मेरे लिए एलिजिबल आईटीसी ही नहीं है। तो मुझे ये ध्यान रखना है, अगर मुझे रिवर्सल का सिचुएशन आ रहा है तो रिवर्सल मुझे टेबल 12 में दिखाना है, और अगले साल के 3B में स्पेसिफिक अदर रिवर्सल के कॉलम में दिखा के करना है, या तो DRC 03 एक स्टेटमेंट होता है, इसके माध्यम से ये टैक्स का भुगतान करना। फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री ये चीज हमें ध्यान रखना है, वी आर एलिजिबल टू क्लेम 50% ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, बिकॉज सेक्शन 17 के हिसाब से हम लोग टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल दोनों सप्लाई में डील करते हैं। नॉर्मली ट्रेडर मैन्युफैक्चरर के लिए ये होता है कि दे हैव अ स्पेसिफिक मेथड कि हमने कितना टैक्सेबल किया कितना नॉन टैक्सेबल किया, उसके प्रोपोर्शनेट में आईटीसी क्लेम करिए। सरकार बोलती है कि जहां हमें टैक्स कलेक्ट नहीं होता उसका आईटीसी हम तुम्हें क्यों दे, आपकी सर्विस से हमको आप 30% टैक्सेबल करते हो, 70% नॉन टैक्सेबल करते हो, यू विल एलिजिबल फॉर आईटीसी ऑफ द 30%, क्योंकि जितना आपने कमा के दिया उसी से प्रोपोर्शनेट लीजिए ना। आप ज्यादा टैक्सेबल काम ही नहीं कर रहे हो तो आईटीसी किस काम का। तो सेम कंसेप्ट पे बैंकों के लिए एक रिलैक्सेशन दिया हुआ है, बैंक कैन चूज अ मेथड टू अवेल 50% ऑफ आईटीसी फ्लैट, जितना भी आईटीसी आ रहा है उसका 50% अवेल कर। तो हमको इसको रिपोर्टिंग करना पड़ता है, आईटीसी क्लेम बाय मी, आईटीसी रिवर्स अंडर सेक्शन 38, रूल 42, 43 कि आईटीसी रिवर्स बाय मी, उतना आपको वहां रिपोर्ट करना है, और ये इंश्योर करना है आपका आईटीसी 2A या 2B से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपके रिटर्न फाइलिंग तक के वो एंट्रीज आपके खाते में 2B में आ जानी चाहिए, तभी आपको एलिजिबल है, अदरवाइज आपको वो रिवर्स कर देना है। छूटा हुआ आईटीसी 30 नवंबर तक की क्लेम कर लेना है। ये कंपलसरी कंडीशंस है, कोई भी चीज का ना कंप्लायंस होना, बाद में कंप्लायंस होना, उस पर आपको 18% की ब्याज लगेगी। अगर आईटीसी आपने गलत क्लेम कर लिया है और उसको बाद में अगर आप रिवर्स करते हैं, उसमें से ये चीज देखी जाती है कि ये आईटीसी आपने यूटिलाइज किया था कि नहीं किया। अगर इसमें से कुछ पैसा आपने यूटिलाइज कर लिया था, उस अमाउंट पे आपको 18% की ब्याज लगेगी। अगर आप खुद रिवर्स कर देते हैं तो कोई आपको बताता है, आपको नोटिस निकालता है, नोटिस निकालने के बाद में भी आप 30 दिन के अंदर नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी का प्रोविजंस भी अप्लीकेबल होगा, और ये ऐसा माना जाएगा कि आपने फ्रॉडुलेंट तरीके से अपने टैक्स को बचाने के लिए गलत आईटीसी क्लेम किया है। जो टैक्स आपको उस वक्त भर देना चाहिए था वो टैक्स आपने ना भरते हुए गलत आईटीसी दिखाया, और उस आईटीसी को आपने यूटिलाइज करके सरकार का टैक्स नहीं भरा है। 18% का इंटरेस्ट लगता है, प्लस पेनल्टी लगती है। आउटवर्ड सप्लाई अगर आपने समय पे रिपोर्ट नहीं की, बाद में रिपोर्ट करते हो, तो रूल 88B नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 डेटेड 5 जुलाई 22, अगर आपने आउटवर्ड सप्लाई बाद में रिपोर्ट की है, टेबल 10 में रिपोर्ट की है, तो जितने दिन बाद आप रिपोर्ट कर रहे हैं 3B में, उतने दिन का आपको ग्रॉस अमाउंट पे, टोटल टैक्सेबल अमाउंट पे ब्याज भरना पड़ेगा।
और ये 18% का ब्याज है, थोड़ा महंगा ब्याज है। लॉ कंप्लायंस करिए। ये हो गया GSTR 9। हमने बाकी जितने टेबल्स है दे आर ऑप्शनल टेबल्स। 8, टेबल नंबर 8 है वो रिकंसिलेशन बताता है कि मैंने कितना क्लेम किया, उसके अगेंस्ट में कितना मेरे पास ऑनलाइन दिख रहा है, उससे रिकंसिलेशन है। ये मैं आपको वैसे ही बोल रहा हूँ कि आपको टू बी वैसे रिकंसाइल करना है, और जो एक्सेस है उसको रिवर्स कर दीजिए। आपकी बुक्स में नहीं दिख रहा है, आज आप GSTR 19 फाइल करने जा रहे हो, अब आपकी कोई पार्टी आपके नाम से बिल डाल नहीं सकती। 30 नवंबर हो चुका है, उसके लिए भी रास्ते बंद हो गए, आपके लिए भी रास्ते बंद हो गए, सरकार की प्रावधान भी खत्म हो गए। अब आपको जितना शॉर्ट ITC है आपके क्लेम के द्वारा, आपने क्लेम किया 200 करोड़ रुपया, 2B में आया हुआ है आज तक के इस पीरियड का 170 करोड़ रुपया, यू आर एलिजिबल फॉर 170 करोड़, नॉट फॉर 200 करोड़ रुपया। ये आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए कि आपने जो ITC क्लेम करना है वो उस चीज को वेरीफाई करिए कि आपके वेंडर्स के द्वारा 30 नवंबर तक के वो रिटर्न्स चले जाने चाहिए। ये हो गया टेबल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहां तक के कर लिया। 14 में पेएबल की रिपोर्टिंग है, ऊपर की वजह से कितना मेरा पेएबल आया वो मैंने कब भरा। This is what total annual returns of GSTR 9. GSTR 9C. GSTR 9C क्या है? I will take just 5 to 7 minutes. 9C बहुत कोई हार्ड बात नहीं है, अगर आप 9 भर लेते हैं तो 9C इतना इश्यूज नहीं है। इट इज जस्ट अ रिकंसिलेशन। आफ्टर 5 to 7 minutes वी विल टेक क्वेश्चन आंसर्स। हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे आपसे सुनने में, आपको समझने में, आपकी भाषा मेरे मैं कितना आप तक समझ पाया हूं और आप मुझे कितना समझ पाए, इसको हम समझेंगे 5 से 7 मिनट बाद। GSTR 9C, जैसा कि मैंने बताया कि GSTR 9C उन्हीं डीलर्स को भरना है जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर पेन बेस 5 करोड़ से अधिक था उनके लिए। इसमें क्या चीज रिपोर्ट करनी है? इसमें मुझे रिपोर्ट करनी है रिकंसिलेशन। द नेम ऑफ द स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो यहां तो कोई नवी चीज देने की जरूरत नहीं। आपने बुक्स है और आपका GSTR 9, इसका रिकंसिलेशन देना। आपने बुक्स में टर्नओवर दिया 1000 करोड़ रुपए का, ऑडिटेड बैलेंस शीट में 1000 करोड़ का टर्नओवर है, GSTR 9 में 1200 करोड़ का टर्नओवर, इसका रिकंसिलेशन देना है। क्या चीज हो सकती है? इट मे बी advance issued by me on which I have filed the GSTR 9 but not reported there. कहीं रेट डिफरेंस का फर्क है, कुछ एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशंस है, या जैसे मैंने बताया था कि वो कार वाले का है, ट्रांजैक्शन वैल्यू का इशू है, कुछ एडवांसेस पुराने साल में मेरे को मिले हुए थे तो जो वहां पे टैक्स हो चुके थे बट 3B में यहाँ गए, इस टाइप के कोई ऐसे एडजस्टमेंट्स है, वो रिकंसिलेशन ऑफ टर्नओवर दिखाना है विथ बैलेंस शीट एंड GSTR 9। वो एक पॉइंट आ गया। सेकंड, टर्नओवर परसेंटेज वाइज टैक्स पेएबल वर्सेस टैक्स पेड। मेरा 18% का टैक्स पेएबल इतना, 5 का इतना, 28 का इतना, ये टोटल टैक्स पेएबल हो गया। और GSTR 9 में मैंने टैक्स पेड किया, उसमें कितना डिफरेंस है, अगर है तो क्यों डिफरेंस है वो बताना है। हो सकता है कि आपने ये बताया कि कुछ हमने अगले साल पे किया तो वो GSTR 9 में दिख रहा है कि नेक्स्ट ईयर पेड है, तो आप लिखेंगे इन GSTR 9 रिपोर्टेड पेड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सेम वे इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड बाय मी और रिपोर्टेड इन GSTR 9, उसमें भी सेम वही रहेगा। अगर टेबल 12-13 में मैंने कोई एडजस्टमेंट दिखाया है तो उसका रिकंसिलेशन यहाँ पे आएगा। एक होता है एक्सपेंडिचर वाइज ITC बाइफर्केशन, ये टेबल ऑप्शनल है बट ये वर्किंग होना बहुत जरूरी है। ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्क्रूटनी है। हेड वाइज सैलरी, टैक्सेबल वैल्यू इतना, इसमें GST एलिमेंट कितना है वो दिखाना है। सैलरी टैक्सेबल वैल्यू 1 करोड़, GST एलिमेंट 0, टैक्सेबल मींस यानी P&L अकाउंट वैल्यू। कंसल्टेंसी P&L अकाउंट वैल्यू 20 लाख रुपया, उसमें से GST एलिमेंट आपका कितना है 80,000 रुपया। हेड वाइज आपने जो ITC क्लेम किया है, इट में पॉसिबल कि कुछ फिक्स एसेट का ITC हो, कुछ अदर एक्सपेंसेस का ITC हो, कुछ ट्रांसफर ही हो,
कुछ मर्जर हो, कुछ ट्रांस क्रेडिट हो, कोई भी चीज का जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है उसका हेड वाइज बाइफर्केशन देना है. दिस इज अ रिपोर्टिंग पार्ट ऑफ 9C which is optional in nature. GSTR 9 में काफी टेबल्स ऑप्शनल्स है. ये सारे पीपीटीज एक रिक्वेस्ट करूंगा ऑर्गेनाइजर से कि ये जो मेरा पीपीटी है वो आपके सारे ग्रुप में शेयर कर दिया जाए, क्योंकि मुझे इतना समय नहीं था कि मैं इतने पॉइंट्स पे जा पाऊं. कोशिश करूंगा जितना समझाऊं उसको अच्छे से समझा सकूं. नाउ ओवर टू क्वेश्चन आंसर्स. The forum is open for question answer. Yes, madam, please. Yes. Hmm. आप उसमें टर्नओवर प्रॉफिट पे नहीं है, वो एसेट्स की वैल्यू पे जीएसटी है. यस. लाइक आपने कुर्सी बेचा, कुर्सी आपने बेचा 2,000 रुपए के हिसाब से 12 कुर्सियां, तो ये 24,000 रुपए आपके लिए टैक्सेबल वैल्यू है. सभी आ गए ना. प्रॉफिट पे तो भरना ही पड़ता है, या सेल वैल्यू पे भी भरना पड़ता है, इवन दो यू आर सेलिंग एट लॉस. अब मैंने एग्जांपल लेता हूं, मोबाइल खरीदा, मुझे मोबाइल बल्क में खरीद लिया मैंने, और मेरे को किसी वजह से पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है. मैंने 100 करोड़ के मोबाइल खरीदा, 1-1 करोड़ का एक मोबाइल है, 100 मोबाइल खरीद लिया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आज शाम को ही पैसे चाहिए. सर अप्रोच मी, प्रीतम भाई आई विल गिव यू दिस, बट आई विल टेक एट 90 करोड़ रुपीज. So whether that means I am not liable for 90 crores? I am liable for tax paid, tax to be paid on 90 crores. और इसके लिए मेरे पास 100 करोड़ की परचेस का आईटीसी है, तो मैं वो आईटीसी से पे करूंगा, बट आई एम लायबल टू पे टैक्स ऑन 90 करोड़ ना. आपने ये कुर्सियां बेची है, ये मूवेबल है, ये टैक्सेबल है, इसका जो भी सेल कंसिडरेशन है इस पे आपको टैक्स भरना है. इस पे आपने पहले आईटीसी लिया था जो आपने कंज्यूम कर लिया है. जब आपने खरीदा होगा तब आपने आईटीसी कंज्यूम कर लिया होगा. आज आपको ये जितने भी पैसे में देके जाएगी उतना आपके लिए आउटवर्ड सप्लाई माना जाएगा, उस पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा. मंथली रिटर्न्स पे करना है. प्रॉफिट नहीं, टोटल सेल वैल्यू इंक्लूड करना है. व्हाई यूर प्रॉफिट. पीएनएल में मैडम आपको आउटवर्ड उसको पीएनएल पे जाना ही नहीं है. सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आर अदर देन टर्नओवर ऑफ फिक्स एसेट्स, अदर देन टर्नओवर. तो जितना भी सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स एसेट्स है दैट आर फॉर जीएसटी टर्नओवर, फॉर जीएसटी दैट इज टर्नओवर. आपके पीएनएल इनकम टैक्स की भाषा में हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सेल फिक्स एसेट्स, जीएसटी की भाषा में नहीं है. एनी डिस्पोज ऑफ एसेट्स इज टैक्सेबल. अगर वो टैक्सेबल नेचर की है तो उसमें टैक्स भरना है. वो प्रॉफिट एंड लॉस के ट्रीटमेंट पे है सर. चाहे अदर है, अदर रिसिप्ट बताइए, चाहे डिस्पोज ऑफ एसेट्स बताइए फिक्स एसेट के चार्ट में, या रिपेयर मेंटेनेंस में क्रेडिट करिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. दैट इज अकाउंटिंग पार्ट वेयर इनकम टैक्स कंसल्टेंट विल बेटर टेल. एनीथिंग मोर सर? एनीथिंग? द फोरम इज ओपन. इफ एनीवन हैव एनी डाउट्स. बोलिए मैडम, बोलते रहिए, कोई तकलीफ नहीं. पूरा फर्स्ट ईयर में पूरा क्लेम करना है. इसमें एक परसेंटेज, एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर मैं कोई भी फिक्स एसेट का आईटीसी क्लेम करता हूं, वो एसेट्स को मुझे 5 साल तक के यूज करना कंपलसरी है. अगर मैंने उसको 5 साल से पहले में डिस्पोज ऑफ कर दिया तो आई विल बी एलिजिबल फॉर प्रपोर्शनेट आईटीसी. कैसे? जैसे मैंने 1,000 करोड़ रुपए की एसेट्स खरीदा, उस पर 300 करोड़ का जीएसटी लग के आया. मारवाड़ी दुकान, 30% सिंपल लैंग्वेज के लिए काम कर रहा हूँ. 300 करोड़ का जीएसटी लग के आया.
मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया 300 करोड़ रुपए का, 1000 करोड़ की एसेट में कैपिटलाइज कर लिया। 1 साल बाद इस 1000 करोड़ की एसेट्स को मैं 100 करोड़ में बेच रहा हूं। कितने में? 100 करोड़ पे। रेट ऑफ टैक्स कितना है इस पे? 30%। नाउ इफ आई एम पेइंग, रिपोर्टिंग दिस 100 करोड़ एज माई आउटवर्ड सप्लाई, 30 करोड़ टैक्स पेएबल, आई एम पेइंग टैक्स 30 करोड़ ऑन दिस थिंग, वेदर आई हैव डन एनीथिंग नॉन कंप्लायंस? हजार करोड़ का आईटीसी, 1000 करोड़ की एसेट्स खरीदा है, 300 करोड़ का आईटीसी क्लेम किया है। 1 साल बाद इसी एसेट्स को मैं 100 करोड़ में बेच रहा हूं। 30 करोड़, 30% से, 30% के रेट से 30 करोड़ रुपए का टैक्स लायबिलिटी आता है। वो मैंने 1 में दिखाया, 3B में भी दिखाया, डिस्चार्ज कर दिया। क्या मैंने कुछ गलत किया क्या? लॉ सेज यस, इट्स रॉन्ग। If I am purchasing one assets, capital assets, its estimated shelf life is 60 months. I am eligible for ITC on the proportionate method. Now, if I am disposing of these assets after 1 year, यानी कि 300 करोड़ में से मेरे को सिर्फ 20% ITC अलाउ होना चाहिए था। 5 साल की लाइफ है ना, तो 20% यानी कितना होता? 60 करोड़ रुपया। तो मुझे आईटीसी कितना रिवर्स करना पड़ेगा? 240 करोड़ रुपया। If I am using that assets for 1 year only, then I have to reverse the ITC of balance 4 year or GST collection on the dispose of that assets, whichever is higher. अब मेरी यही एग्जांपल में 1000 करोड़ की एसेट खरीदा, 1 साल बाद उसको मैंने 1200 करोड़ में बेच दिया। कितने में बेचा? 1200 करोड़ पे। तो मेरा जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ 1200 करोड़ पे? 360 करोड़। 12 तिया 36। नाउ आई हैव टू पे टैक्स either 360 crore what I have collected on this sale or ITC to be reversed, that is 240 crore, whichever is higher. If fixed assets are sold, be very much careful. If it is a depreciable fixed asset on which ITC is availed, then you have to maintain that assets for 5 years. Like हम लैपटॉप को कैपिटलाइज करते हैं, कंप्यूटर को कैपिटलाइज करते हैं, इन्वर्टर को करते हैं, सर्वर को करते हैं। तो इनको अगर हम 5 साल के पहले डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो ये देखना है कि हमें आईटीसी कितना रिवर्स करना है। प्रोपोर्शनेट फॉर बैलेंस लाइफ और कलेक्शन ऑन दिस सेल, विच एवर इज हायर। एनीथिंग फ्रॉम ऑडियंस? You can raise the hand so that the administrator will unmute you. प्रीतम जैसे कौन मैं बोला हेलो। हाँ सर बोलिए। सर मैं श्री कृष्ण कोऑपरेटिव बैंक उमरेड से बोल रहा हूँ। यस सर प्लीज। सर मैंने एखादी लास्ट वीक में मार्च के लास्ट वीक में मैंने स्टेशनरी परचेज की। मतलब उसको मैंने एडवांस दिया है 1 लाख रुपीज। एक्चुअली बिल तो मिला नहीं, मतलब दैट इज एन एडवांस। तो मुझे बिल नेक्स्ट ईयर मिला, फाइनेंशियल चेंज हुआ, तो मुझे वो जीएसटी का कंप्लीट प्रोपोर्शनेट लेना पड़ेगा या कैसे करना पड़ेगा उसकी एंट्री? आपके पास में एसेट्स यानी जो स्टॉक है वो कब आ रहा है? स्टॉक फाइनेंशियल, हाँ जो आपके पास जो भी स्टॉक है, जो स्टेशनरी है, वो कब आ रही है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो 16(2) की पहली कंडीशन है, यू विल बी एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट व्हेनेवर यू रिसीव्ड द गुड्स। ओके। तो आपके लिए ये आईटीसी नेक्स्ट ईयर के लिए ही काम आएगा, आपको नेक्स्ट ईयर में ही क्लेम करना है। जैसे कोई इसमें जहां जीएसटी एप्लीकेबल है, लेकिन अगर एडवांस देते हैं तो इमीडिएटली एडवांस के वक्त उतना प्रोपोर्शनल देना नहीं है ना? एडवांस सर ये रिसिपिएंट एंगल पे है, और वो भी सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर को है। अच्छा। गुड सप्लायर को एडवांस से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक आपने पेन खरीदने के लिए किसी को एडवांस दे दिया, या आप पेन बेचते हैं उसके लिए आपको एडवांस मिल गया,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज एडवांस इज ओनली फॉर सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है सर, थैंक यू. यस सर, एनीथिंग मोर? सर या तो बहुत ज्यादा समझ के या तो कुछ भी नहीं समझे. हाँ सर. हाँ, आप बिल्डर से अगर कोई सर्विस ले रहे हैं, मीन्स यू आर प्रोक्योरिंग इमूवेबल सर्विसेज, और इमूवेबल सर्विसेज को जीएसटी में आईटीसी नहीं मिलता है. एक टॉपिक है, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे रोक देना. एडमिनिस्ट्रेटर सर, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे रोक देना, अदरवाइज मैं टॉपिक ले रहा हूँ. ठीक है. सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 बताया गया है ब्लॉक क्रेडिट. सारे धंधे की चीजों को आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, इनको छोड़ के. इसका आईटीसी आपको जिंदगी में नहीं लेना चाहिए. क्या क्या चीजें हैं? पहला है इम व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 5 व्हीलर. 2 व्हीलर, 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स जो है, उनसे उनका रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए. ये तभी मिलेगा अगर या तो आप उससे बिजनेस करते, लाइक आप हायरिंग में गाड़ी चलाते हो या कार की सेल करते हो. इन जनरल केसेस में इनका आईटीसी नहीं मिलेगा. एनी इमूवेबल एसेट्स का नहीं मिलेगा. कोई क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज सर. आपला क्वेश्चन गेला ना ना एखादा सांगा ना. असं नव्हे नाही, आपल्याला आपलं आपल्याला इथे ना. एनी क्वेश्चन सर? शुड आई कंटिन्यू माय टॉपिक? चलो, आई विल कंटिन्यू माय टॉपिक. कि इमूवेबल एसेट्स का कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा जिसमें मैं लिफ्ट ले रहा हूँ, टाइल्स लगा रहा हूँ, बिल्डिंग बना रहा हूँ, गोडाउन बना रहा हूँ, फैक्ट्री बिल्डिंग बना रहा हूँ. कुछ भी आईटीसी नहीं मिलेगा. सिर्फ मशीन फाउंडेशन का मिलेगा, या रिपेयर मेंटेनेंस विच इज नॉट कैपिटलाइज्ड उसका मिलेगा. देन एनी कंस्ट्रक्शन वर्क, अगर मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया तो उसका नहीं मिलेगा. ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा. फूड ब्रेवरेज उसका नहीं मिलेगा. गुड्स लॉस स्टोलन डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल उसका नहीं मिलेगा. आप एडवर्टाइजमेंट का आप कुछ दे रहे हो, फ्री सैंपल दे रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, आपने गरीब बच्चों को साइकिल बांट दी, आप मंदिर में गए, आपको दिखा कि लोगों के पास साइकिल नहीं थी, आपने अनाथ बच्चों को 100 साइकिल दे दी, आप साइकिल की दुकान वाले हो, उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, उसको रिवर्स करना पड़ेगा. ये अगर आप मार्केटिंग करने के लिए देते थे तो मिल जाता. दैट विल बी बिजनेस एक्सपेंडिचर. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री, यहाँ पे क्लियर कट है, वहां नहीं होगा. डिस्पोज ऑफ, लाइक दवाइयां एक्सपायर हो गई, आपने दवाई की दुकानदार हो, ब्रेड है हल्दीराम की या किसी भी चीज की, जो एक डेट के बाद में एक्सपायर हो गई वैलिडिटी, आपने उसको फेंक दिया. तो आपने 1000 ब्रेड खरीदा था, उसमें से 200 ब्रेड आपने फेंक दिया, 800 ब्रेड बिकी, तो आपको 800 ब्रेड का ही आईटीसी मिलेगा. उस पे जो टैक्स पेएबल आएगा वो भरना पड़ेगा. बची हुई 200 ब्रेड का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपने डिस्पोज ऑफ, वो आपके लिए पूरा खर्चा होगा. लॉस बाय फायर, हेलो. आपके यहाँ आग लग गई. हाँ, एक क्वेश्चन है, प्लीज क्वेश्चन. हाँ सर. हाँ, हेलो. बोलिए बोलिए. सर, हमारा एक ब्रांच था जिसका शिफ्टिंग हम कर रहे हैं हाँ दूसरी जगह. हाँ. तो उसके लिए जो एक्सपेंसेस हो रहे तो उसका आईटीसी ले सकते हैं? इफ इट्स अ रेगुलर रिपेयर एक्सपेंडिचर देन यस. आपने थोड़ा बहुत वहां रिपेयर मेंटेनेंस किया या मूवेबल फर्नीचर बनाया, मिल जाएगा. कंप्यूटर लिया, लैपटॉप लिया, एयर कंडीशनर लिया, प्रिंटर लिया, फ्रिज लिया, वॉशिंग, जो आपको वहां पे लगती है चीजें, आपको लगता है कि बिजनेस की नीड है, आपने वहां सामने सोफे बनवाए, कुर्सियां बनवाई, इन सब का मिल जाएगा.
इमूवेबल एसेट्स का नहीं मिलेगा। ओके सर। लाइक आपने वहां बिल्डिंग खड़ी की, हाँ लिफ्ट लगाई, टॉयलेट सैनिटरी की, अंडरग्राउंड कंसील फिटिंग की, हाँ जो आप उठा के लेके नहीं जा सकते हाँ, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। यानी कंस्ट्रक्ट, अगर दूसरी जगह थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं, शिफ्टिंग है ब्रांच कंस्ट्रक्शन के का। लिए मैडम मैंने आपको क्या बोला, इफ इट इज इन द नहीं। नेचर ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस देन अलाउड, इफ इट इज अ ओके। परमानेंट नेचर नहीं। हम्म, आपके घर में आप वहां रहने जा रहे हो और आपको हाँ। लग रहा है कि वहां पे 4 टाइल्स सामने की टूट गई है, आपने 4 टाइल्स बदल दी, वो आप बता सकते हो कि इट इज अ रिपेयर मेंटेनेंस। लेकिन पूरे घर के बदल डालूंगा हम्म। तो वो कैपिटलाइज। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैडम। एनीथिंग मोर? आई एम टेकिंग द टॉपिक ऑफ गुड्स लॉस बाय फायर। गोडाउन में आग लग गई। अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके लॉस बाय फायर है तो आईटीसी रिवर्सल भी दिखना चाहिए। अगर आपने आईटीसी रिवर्स नहीं किया तो ऐसा माना जाएगा कि आपने यहाँ से आईटीसी लिया है और इंश्योरेंस कंपनी से भी पूरा पैसा लिया है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी में जब क्लेम लॉन्च करते हो तो लैंडेड कॉस्ट पे क्लेम लॉन्च होता है, विच इंक्लूड टैक्सेस पेड ऑन दैट आइटम ऑल्सो। सो यहाँ पे भी आपने आईटीसी क्लेम कर लिया और वहां पे भी आपने सरकार से पूरा पैसा ले लिया, तो ये नहीं है। ये सेक्शन में बार्ड किया हुआ है कि दिस विल नॉट बी अलाउड क्रेडिट। एनी एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सनल नेचर, जिम जाना, क्लब की मेंबरशिप, ब्यूटी ट्रीटमेंट, इनके लिए आईटीसी नहीं मिलेगा। बट ब्यूटी ट्रीटमेंट अगर आपका फैशन है, आपका बिजनेस है, यू आर अ मॉडल, यू आर अ एक्ट्रेस, जहां आपके फेस के खर्चे के लिए ही आपको वो चीजें है, देन यू कैन क्लेम द आईटीसी बिकॉज दैट फेस इज योर बिजनेस, दैट इज नीड फॉर योर बिजनेस। तो उसका आईटीसी तब मिल पाएगा। बट इन जनरल नॉर्मल केसेस एनी एक्सपेंडिचर विच इज इन द नेचर ऑफ पर्सनल will not be allowed as ITC. Any more questions? कंक्लूड करेंगे। एक सेकंड बस, मेरी लास्ट स्लाइड आ जाओ भैया। I started the sessions with the prayer. I will end the session with the prayer. नहीं हो तो रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। I started the session with the prayer. I will end the session with the prayer. Please be with me. गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। Friends, GST is a journey. Now you have to decide whether to walk, whether to run, or whether to fly. From my side to all of you, have a safe journey, bon voyage. Thank you, friends. Thank you for giving me the opportunity. थँक्यू सर. आपले असोसिएशनचे सर्व पदाधिकाऱ्यांचे आभार. तसेच वक्ता म्हणून श्री प्रीतम बत्राजी व सर्व असोसिएशनचे प्रतिनिधींचे आभार, ज्यामुळे ही ऑनलाईन कार्यशाळा पार पडू शकली. नागपूर नागरी सहकारी बँकेचे सुद्धा आभार. ही ऑनलाईन कार्यशाळेकरिता हा ट्रेनिंग हॉल उपलब्ध करून दिला व तसेच राजकारणी मीडिया वेज ज्यांच्या तकनिकी सपोर्टमुळे ही ऑनलाईन कार्यशाळा समर्थपणे पार पाडता आली. थँक्यू व्हेरी मच.